हेलो, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। देखिए, सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बजाज ने स्टॉप में 1983 में। और वो उस वक्त की जो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, सी ओ पास्कल, कोबोल भी उस वक्त थी ऑब्वियसली, उनसे बहुत बेहतर साबित हुई। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती थी। अब सवाल ये है कि सर, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? आजकल बहुत नाम सुनते हैं अपन, ऊप्स प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स एक क्लास को, जिसको हम कह सकते हैं कि एक कलेक्शन है फंक्शंस और वेरिएबल्स का, उसका डेटा टाइप को कहते हैं। देखिए, अगर हमने कभी कोई प्रोग्रामिंग की हो तो हमने देखा होगा फंक्शंस, मॉड्यूल्स बहुत काम आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो फंक्शन आपने एक एप्लीकेशन में बनाया, उसको आप दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाते यूजुअली। तो अगर हम उनको एक क्लास में एनक्लोज कर दें और अगर हम उसके डेटा टाइप्स बनाएं, तो हम उस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप बहुत डीपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है ऊप्स के नाम से, इसी यूट्यूब में, उसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। आपको उसमें थ्रू प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगा कि क्लास क्या होती है, क्लास के जब इंस्टेंसेस बनते हैं उस इंस्टेंसेस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल रीयूज करने की टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये आजकल बहुत पॉपुलर है। देखिए, अगर मैंने कोई कस्टमर के लिए, कोई क्लाइंट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है और कभी कोई दूसरे क्लाइंट का काम आए और उसमें पहले वाले क्लाइंट का फंक्शंस को रीयूज़ करना चाहूँ, तो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऊप्स उसको अलाउ करता है। आप पहले के एग्जिस्टिंग क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। इस रीयूजेबिलिटी को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं ऊप्स में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर अगर हुआ है तो उसके बहुत सारे फीचर्स में से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऊप्स इनेबल्ड लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट में अंदर कोई वैल्यूज अलॉट की है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज से इंटरफेयर नहीं करेंगी। इसको हम डेटा हेडिंग भी कहते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण सी प्लस प्लस बहुत बेहतर माना जाता है सी के मुकाबले। ठीक है, एक सी का प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये जो है iostream.h, ये एक लाइब्रेरी है। देखिए, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, कमांड्स लिखते हैं, व्हाटएवर, तो इंसान है वो समझ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट होना है, तो हर कमांड का मीनिंग इन लाइब्रेरीज में होता है। अब ये जो लाइब्रेरी है iostream.h, इसका मतलब भी नाम से लग रहा है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यानी इस लाइब्रेरी में वो फंक्शंस है जिसके तहत हम कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और कंप्यूटर पर आउटपुट प्राप्त भी कर सकते हैं, रिजल्ट भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप देखिए, प्रोग्राम क्यों लिखते हो? कुछ ना कुछ फीड करने के लिए और कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो ये लाइब्रेरी जो इनपुट आउटपुट को इनेबल करती है, ये तो आपके हर प्रोग्राम में आएगी ही आएगी। ये conio.h क्या है मैं भी समझाता हूँ, ये अभी पेट्रोल करके बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है सी आउट, कंसोल आउटपुट। कंसोल यानी मॉनिटर। ये इंडायरेक्शन सिंबल का मतलब कह रहा है, ये सिंबल कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, इसको आप कंसोल पे भेजिए, यानी ये स्क्रीन पे आउटपुट भेजता है। सी आउट का कमांड है स्क्रीन पे आउटपुट भेजो, तो स्क्रीन पे इस कमांड से क्या लिखाएगा? हेलो वर्ल्ड, राइट। सी आउट का मतलब, इस एरो का मतलब इस तरफ भेजो, कंसोल की तरफ भेजो इस स्टेटमेंट को। सी आउट यानी स्क्रीन पे प्रिंट करो, ठीक है। अब ये जो जितने भी आप प्रोग्राम्स या स्टेटमेंट लिखोगे सी प्लस में, उनको मेन फंक्शन के अंदर एनक्लोज करना जरूरी है। ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर पूरे का पूरा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अभी मैंने बोला कि हर प्रोग्राम को सोर्स कोड बोलते हैं जिसको इंसान समझ सकता है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज, उसको कंप्यूटर समझता है, रन तो कंप्यूटर को ही करना है ना। तो इस सोर्स कोड को कंपाइल कोड में, कंपाइल यानी ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर को बोलना पड़ता है भी इसको ट्रांसलेट करो। तो कंपाइलर कहता है कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ तक खत्म करूँ। तो ये मेन का जो ओपनिंग ब्रैकेट है, ये कह रहा है कि यहाँ से स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना शुरू करो बाइनरी में, और जहाँ इसका क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन बंद करना है। तो ये एक विसिनिटी है, ये एक बाउंड्री है कि कंपाइलर को ये बोलना कि साहब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को ट्रांसलेट करना है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर लिखा तो ना तो वो कंपाइल होगा, ना ही वो रन होगा, ना ही उसका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। अच्छा, अगर इस प्रोग्राम को मुझे रन करना हो, देखिए मैं अभी conio.h का मतलब ये अभी आपको रन करके दिखा रहा हूँ, क्या है इसका मतलब अभी बता दूँ आपको। लेकिन अगर मेरे को इस प्रोग्राम को रन करना हो तो पहले एक सी प्लस प्लस का कंपाइलर, मैं टर्बो सी का कंपाइलर डाउनलोड कर चुका हूँ, इस मशीन पे इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, वो आपको ऑन इन्वोक करना पड़ेगा, यानी उसको लोड करना पड़ेगा।
उसके बाद ये कमांड ऑल्ट एफ से आप फाइल न्यू करके ऑप्शन कमांड देंगे, जिससे आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो। प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको F2 की दबानी है और रन करने के लिए कंट्रोल F9 की दबानी है। ये एक स्टेप्स हैं, इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं एक बार कैसे होता है। ये मेरा टर्बो सी प्लस का कंपाइलर है, मैंने इसको रन किया, ये लोड हो रहा है। ये मैं इसको न्यू कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पहला प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट मेरा, जो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ये लाइब्रेरी है, जैसे मैंने कहा था कि ये आपका मेन के अंदर ही सारा आपको लिखना है, जो भी मेन के अंदर होगा वही आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। जैसे मैंने लगा हेलो वर्ल्ड, मैंने भी कोनी.h नहीं लिखा है। अच्छा, इसको सेव करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको रन करने का तरीका बताऊँ। कंट्रोल F9 की है तो कंट्रोल F9 की दबाई, ये देखो आउटपुट कहाँ है, आउटपुट आया नहीं, लेकिन आउटपुट आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट दिया और वापस इसी एडिटर पर आ गया। ये एडिटर विंडो है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो, राइट। लेकिन ये रुका क्यों नहीं मेरे आउटपुट दिखाने के लिए? ये कहता है कि आपको रोकने के लिए एक कमांड लिखना पड़ेगा, गेट सी एच का मतलब वैसे एक ये फंक्शन है जिसका मतलब है कोई कैरेक्टर दबाओ, यानी अगर मैं कैरेक्टर नहीं दबाऊंगा तो ये रुका रहेगा। यानी ये कंप्यूटर इंसान से वेट कर रहा है, यूजर से कह रहा है कि कैरेक्टर दबाओ, ठीक है। अब इस कमांड का मीनिंग देखो, सी आउट, इस कमांड का मीनिंग, सी आउट का मीनिंग तो हमारा आईओ स्ट्रीम में आ गया, इस लाइब्रेरी में आ गया। लेकिन गेट सी एच का मीनिंग एक लाइब्रेरी में जिसका नाम है conio.h। यानी मैं अगर ऐसे कहता हूँ, जितने भी आप कमांड लिख रहे हो सबके मीनिंग इधर इस लाइब्रेरी में आने चाहिए। इस लाइब्रेरी में अगर होंगे तभी कंपाइलर इसका आउटपुट दे पाएगा। यानी आप जो भी फंक्शन लिख रहे हो उसका मीनिंग कंप्यूटर को आना चाहिए, वो इस लाइब्रेरीज में होता है। इनको हम लाइब्रेरीज को हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। अब देखिए मैं कंट्रोल F9 दबाता हूँ, अब ये रुकेगा क्योंकि इस कमांड के कारण, इस गेट से इसका मतलब कंप्यूटर वेट कर रहा है कि आप कोई कैरेक्टर दबाओ। देखो मैंने कंट्रोल F9 की दबाई, अब यहाँ पे दो हेलो वर्ल्ड क्यों दिखा रहा है? पहला हेलो वर्ल्ड तो पहले वाले प्रोग्राम को जब रन किया तो रुका कहाँ था, वो रुका नहीं था ना, तो वो आउटपुट देकर बाहर आ गया था। ये प्रूव करता है कि पहला वाला प्रोग्राम भी रन हुआ था, पहले वाले जब मैंने गेट सेज नहीं लिखा था तो भी वो रन हुआ था, लेकिन रुका नहीं था। अब ये रुका क्यों है? कि मैंने गेट सेज लिखा है, यानी कंप्यूटर को मैं बोल रहा हूँ कि वेट करो मेरे कोई की दबाने का, तो वो रुका हुआ है। अब मैं कोई की दबाऊंगा तो बैक चला गया। अच्छा, जैसे कि आपको बताया सेव करने के लिए F2 की है, मैंने इसका नाम दे दिया सपोज से बिंटू, ये बिंटू.cpp लिखा और ये मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। फ्यूचर में इसको कभी भी इसको वापस लोड कर सकता हूँ और ऑल्ट एक्स करके मैं इसको ऑल्ट एक्स कर बाहर भी आ सकता हूँ। ये बाहर आ गया। एक बार फिर से अपन उसमें देख लेते हैं, इसमें हम ये रन करने का तकनीक है ना, ये आउटपुट आ गया। कुछ रूल्स भी बता दूं मैं आपको कि सी प्लस के प्रोग्राम को रन करते हुए देखो, हर प्रोग्राम की बिगनिंग में जो लाइन है जिसे बिगनिंग में हैश लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। आम भाषा में इसका मतलब है कंप्यूटर को ये बोलना कि भैया इसको ट्रांसलेट मत करना इस लाइन को, इसके अंदर जो लाइब्रेरी है उसके सारे फंक्शंस को यहाँ पे पूरा ओपन कर देना, उसको लोड कर देना। हमें हैश के आगे जो भी लिखा है उनको लाइब्रेरीज कहते हैं, और कंप्यूटर की भाषा में उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी प्रोसेसर को ये बोलना कि भैया ये जो कमांड्स हैं इसके अंदर जो फंक्शंस है उसको यहाँ पे लोड कर दो, क्योंकि इनका मीनिंग कंप्यूटर समझना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वही जो मैंने कहा उसका इंग्लिश में लिखा है कि उस फाइल के पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे लोड कर दो, ठीक है। इंक्लूड का मतलब लोड कर दो। यहाँ पे हर प्रोग्राम सी प्लस का प्रोग्राम को मेन के अंदर लिखना है, क्योंकि यही कंपाइलर को बताता है कि कहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करना है, यानी ट्रांसलेट करना है बाइनरी लैंग्वेज में। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन जरूरी है। सेमीकोलन से क्या होता है, कंपाइलर को पता चलता है कि भाई ये लाइन खत्म हो गई, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अच्छा, अगर यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं 3-4 लाइनें भी अगर एक ही 3-4 स्टेटमेंट भी अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूँ एडिटर में और हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगा दूँ, तो भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा कि वो सेमीकोलन देखते ही समझ जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया, इसको ट्रांसलेट करो। दूसरा अगर कमांड भी अगर उसी लाइन पे, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो दूसरे कमांड को तब तक पढ़ेगा जब तक सेमीकोलन उसका नहीं है, फिर उसको वो समझेगा वो दूसरा कमांड है, तो उसको अलग से ट्रांसलेट करेगा। यानी आप जितने भी स्टेटमेंट चाहो एक ही लाइन में लिख सकते हो, बस बशर्ते आपको हर स्टेटमेंट के बाद क्या लगाना है, सेमीकोलन। सी प्लस के सिंटेक्स यूजुअली लोअर केस में, मैक्सिमम इसके कमांड देखो, सी प्लस कंपाइलर सी लैंग्वेज की तरह ही बड़े और छोटे कैरेक्टर्स में डिफ्रेंशिएट करता है। अगर आपने सी आउट लिखा, सी आउट स्मॉल लेटर में लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है। अगर आपने उसका एक भी अक्षर कैपिटल में लिखा तो कंपाइलर उसको समझ नहीं पाएगा। यानी ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव यानी अपर केस और लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। कभी प्रोग्रामिंग के वक्त आपको किसी को समझाना हो कि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो उसको हम कमेंट्स कहते हैं।
अगर कोई भी आपने लाइन लिखी है उससे पहले आपने ये लगा दिया, ये स्लैश स्टार, और कुछ भी कमेंट लिखा और उसको एंक्लोज कर दिया स्टार और स्लैश के बीच में, तो वो कंपाइलर को ये हिदायत होती है कि इसको कमेंट माना जाए, इसको ट्रांसलेट ना किया जाए बाइनरी लैंग्वेज में। तो अगर एक से ज़्यादा लाइनों का कमेंट्स लिख रहे हैं तो उसको स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में एंक्लोज कर लो, और अगर एक ही लाइन का कमेंट है तो 2 बार स्लैश लगा दो, तो वो लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक ही वो कमेंट माना जाएगा कमांड, और उसके नेक्स्ट लाइन पे अगर वो कमेंट जारी होता है तो वहाँ एरर मिलेगा। तो एक ही लाइन का अगर कमेंट है तो आप उसके बाईं तरफ ये लगा दो, स्टार्टिंग में ये लगा दो, और अगर वो एक से ज़्यादा लाइन का है कमेंट तो आपको इस स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में इसको एंक्लोज करना है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी आप समझ लें, बहुत ईजी है। देखो ये कह रहा है कि कंसोल पे, देखो ये रीडायरेक्शन कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को स्क्रीन पे भेजो, कंसोल पे भेजो। स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? हेलो वर्ल्ड। इसका ये रीडायरेक्शन सिंबल कह रहा है कि इसको भी भेजो कंसोल पे। ये एंड ऑफ लाइन, यानी कर्सर देखो वैसे हेलो वर्ल्ड के बाद कर्सर इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट के बाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस एंड ऑफ लाइन से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो ये जो थैंक्स है, ये थैंक्स वर्ड हेलो वर्ल्ड के नीचे लिखाएगा। अगर मैं ये नहीं लिखता एंड ऑफ लाइन, ये अगर ये ENDL नहीं लिखता तो थैंक्स भी हेलो वर्ल्ड के बाद बिल्कुल सटा हुआ लिखा आया था। लेकिन अभी अब देखो, आप हेलो वर्ल्ड लिखा गया, नेक्स्ट लाइन पे थैंक्स लिखाया, अब कर्सर एस के ठीक बाद खड़ा है। तो ये बाय, भले नेक्स्ट कमांड है, ये बाय भी थैंक्स एस के ठीक बाद आ जाएगा। अगर आपने अपोस्ट्रोफी के अंदर इधर स्पेस दे दिया तो थैंक्स और बाय में स्पेस आएगा, लेकिन अभी क्योंकि स्पेस नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है? हेलो वर्ल्ड तो एक लाइन पर आ जाएगा, और थैंक्स और बाय आपका दूसरी लाइन पे, दोनों एक ही लाइन पे लिखाएंगे सट के। गेट से इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर वेट करेगा, कोई की दबाओ तो इससे हम क्या होगा, इसका आउटपुट देख पाएंगे। ये एक और छोटा सा प्रोग्राम है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है। इसमें ये 3 वेरिएबल ले रहा है, L, B और A। तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। देखो अगर मैंने इधर 50 लिखा है, 50 इंटीजर है, अगर मैं इधर लिखता 50.25 दशमलव डालता तो उसको फ्लोट कहते हैं यहाँ पे C++ में। तो ये 50 किसको अलॉट हुआ? लेंथ को। ये इंटीजर वेरिएबल है। वेरिएबल यानी वो कैरेक्टर या वो कंटेनर जिसमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 8 मैंने B को असाइन किया, वैल्यू लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई होकर आंसर A में गया। A भी एक वेरिएबल है, A भी इंटीजर टाइप का है। स्क्रीन पे क्या लिखेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये रीडायरेक्शन सिंबल कह रहा है कंसोल पे भेजो किस लाइन को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके बाद क्या भेजो? A को। तो A के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 400, तो आउटपुट क्या आने वाला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400। अगर आपको C++ में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पे bmharwani@yahoo.com पे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी कोई भी सहायता होगी तो मैं कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।